ये बात है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की, जब दो इमर्जिंग सुपर पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच आगे निकलने की रेस लगी हुई थी। तब ये वो टाइम था जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही थी, जब एयरक्राफ्ट से लेके बॉम्ब्स और केमिकल से लेके बायोलॉजिकल वेपन्स, इन सब पर काम चल रहा था। उस वक्त नाजीज इंसानों के माइंड और बिहेवियर पर रिसर्च कर रहे थे। ये रिसर्च वॉर के प्रिजनर्स पर की जा रही थी। इस रिसर्च में क्या हो रहा था और कैसे हो रहा था, ये जर्मन साइंटिस्ट के साथ ये चाइना और सोवियत यूनियन के बीच सीक्रेट था। जब ब्रेन वॉशिंग की खुफिया जानकारी CIA के डायरेक्टर एलन ड्यूलेंस को मिली, तो उन्हें लगा अगर हमने किसी के माइंड पर कंट्रोल करना सीख लिया और फिर दूसरे देशों के स्पाई का ब्रेन वॉश करके वह उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं, तो ऐसा करके यूनाइटेड स्टेट्स और भी पावरफुल बन जाएगा। और फिर शुरू किया गया प्रोजेक्ट पेपर क्लिप। इस प्रोजेक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने 1600 जर्मन साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को नाजी जर्मनी से US गवर्नमेंट में एम्प्लॉय किया, ताकि वह सीक्रेट एजेंसी प्रोग्राम टेस्टिंग में मदद कर सकें। ये स्टोरी है कि कैसे सिंगल गवर्नमेंट एजेंसी ने अपने ही सिटीजन्स पर साइकोलॉजिकल वेपन्स का यूज किया, ताकि वह यह पता लगा सके कि क्या किसी के माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। और यहीं से शुरुआत हुई प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की। MK अल्ट्रा एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं था। इसके अंदर 160 एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, जिन सब का एक ही गोल था कि कैसे ह्यूमन के माइंड को कंट्रोल किया जा सके। और ये प्रोजेक्ट 1953 से CIA के डायरेक्टर एलन ड्यूलेंस को असाइन था। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इन प्रोजेक्ट में करीब 80 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स काम कर रही थी। MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैमरून द्वारा 1950 से 1960 तक लीड हो रहा था। पेशेंट्स अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं होता था कि उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता था और ये सब कुछ CIA के अंडर सीक्रेट तरीके से हो रहा था। इसी एक्सपेरिमेंट की शिकार हुई लिंडा मैकडोनाल्ड, जो डिप्रेशन से गुजर रही थी, इसलिए वह डॉक्टर कैमरून के पास अपने इलाज के लिए गई। डॉक्टर कैमरून के लिए डिप्रेस्ड पेशेंट्स इस एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट सब्जेक्ट थे, क्योंकि वह पहले ही दिमागी रूप से परेशान थे और इनके ब्रेन को ब्रेक डाउन करना उनके लिए ईजी था। डॉक्टर कैमरून के अकॉर्डिंग माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले एग्जिस्टिंग मेमोरी को वैनिश करना होगा और फिर अपने अकॉर्डिंग उनके ब्रेन में न्यू माइंड इंड्यूस करना होगा, जिसके लिए उन्होंने ड्रग्स, हिप्नोसिस और इलेक्ट्रोशॉक का यूज किया। डॉक्टर कैमरून ने इस प्रोजेक्ट के लिए LSD का यूज किया। ये ड्रग उस वक्त ब्रांड न्यू था और एक्सपेरिमेंटल फेज में ही था। डॉक्टर कैमरून ने लिंडा को भी LSD ड्रग इंड्यूस किया, जिससे वह कोमा में सीधे 86 दिनों के लिए चली गई। ऐसा करने के बाद लिंडा को कई दिनों और हफ्तों तक मल्टीपल इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी गई। 100 से भी ज्यादा शॉक थेरेपी सहने के बाद जब लिंडा कोमा से उठी, तो वह अपनी याददाश्त खो बैठी थी। उन्हें अपने और अपने आसपास की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे कई हजार लोग इस एक्सपेरिमेंट का शिकार होते गए। 18 साल के रॉबर्ट लॉगी भी इनमें से एक थे। रॉबर्ट अपने लेग पेन के चलते डॉक्टर कैमरून के पास गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें भी हर सब्जेक्ट की तरह ही LSD ड्रग दिया गया, जिससे वह कोमा में चले गए और उनके रूम में एक ऑडियो टेप रिकॉर्ड करके इंटरव्यू में पूछे गए उनके डार्क सीक्रेट्स रिपीटेडली प्ले किए गए। ये मैसेज 23 दिनों तक लगातार चलते रहे। साइकिक ड्राइविंग में रिसर्चर्स रिकॉर्डेड मैसेज को सब्जेक्ट पर हर दिन 20 घंटों तक हेडफोन्स, हेलमेट्स, स्पीकर्स और पिलो के अंदर इंस्टॉल करके प्ले किया करते थे। इस तरह वे सब्जेक्ट के माइंड को ब्रेक करके चाइल्डिश स्टेट तक ले आते थे, जिससे वह छोटे से छोटा काम करने में भी असक्षम हो जाए। डॉक्टर कैमरून के अकॉर्डिंग अब इस क्लीन स्टेट में उनके लिए सजेशन या न्यू माइंड इंड्यूस करना इजी था। ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स मिड 1970 तक सीक्रेट रखा गया। इस ऑपरेशन में CIA ने सेफ हाउसेस बनाए, जिसमें उन्होंने प्रोस्टिट्यूट्स का यूज किया। इन रूम्स में 2 वे मिरर से एक साइड CIA के एजेंट सब्जेक्ट्स पर नजर रखती थी और दूसरी ओर प्रोस्टिट्यूट्स इन आदमियों को रूम में लाने के बाद उनकी ड्रिंक में LSD मिला देती थी, और ऐसा करने के लिए CIA इन प्रोस्टिट्यूट्स को पे करती थी। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में काम कर रहे फ्रैंक ऑल्सन, आर्मी साइंटिस्ट टर्न CIA एजेंट, एक फैमिली मैन थे। 1953 में CIA के इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में वे काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन वे अपने काम से सेटिस्फाई नहीं थे और वे डिप्रेशन में जा रहे थे। वे इस प्रोजेक्ट का अब पार्ट बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें न्यूयॉर्क में साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के लिए कहा गया, जिसके लिए फ्रैंक मान गए। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद फ्रैंक की न्यूयॉर्क सिटी के होटल रूम से गिरकर उनकी मौत हो गई। ऑटोप्सी में इसे सुसाइड का केस बता दिया। करीब 10 साल एक्सपेरिमेंट्स चलने के बाद 1963 में MK अल्ट्रा के ऑपरेशन को CIA स्लो करने लगी, क्योंकि इस बीच 9 कैनेडियन सिटीजन्स ने CIA पर केस कर दिया। लेकिन CIA जैसी पावरफुल एजेंसी से लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। ये प्रोजेक्ट स्लोली लेकिन कंटिन्यू रहा।
और अब इसे 20 साल हो चुके थे। लेकिन ये मामला लोगों के बीच अब खुलने लगा था, जिससे CIA इसे अब सीक्रेट नहीं रख पा रही थी। मीडिया द्वारा इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की इन्वेस्टिगेशन तेजी पकड़ रही थी। रॉकीफेलर कमीशन ने CIA के इस इलीगल और अनएथिकल एक्सपेरिमेंट को अनकवर किया। साथ ही अमेरिकन जर्नलिस्ट सैमुअल हर्श ने MK अल्ट्रा को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक्सपोज किया, जिसके बाद फ्रैंक की फैमिली ने CIA को स्यू करने का डिसाइड किया, जिसके चलते CIA ने माना कि उन्होंने फ्रैंक को LSD का डोज उनकी ड्रिंक में दिया था बिना उनकी नॉलेज के। इसलिए ये केस उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट $750,000 में सेटल कर लिया और फिर 1970s में जाके ये प्रोजेक्ट रुका और केस कोर्ट में चलने लगा। 1973 में इस एक्सपेरिमेंट के ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड्स उस वक्त CIA के डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने डिस्ट्रॉय करवा दिए थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन अभी भी 8000 पेजेस पर बाकी थी, जो एक्सीडेंटली रह गए थे, जिससे आज हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, और साथ ही उन विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर की जानकारी दी। लेकिन 1994 में फ्रैंक की दोबारा ऑटोप्सी करवाई गई। उनके सर पर काफी बड़ी स्वेलिंग थी और चेस्ट पर इंजरी, जो सुसाइड से ज्यादा मर्डर लग रही थी। CIA ने इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 20 सालों में $25 मिलियन लगाए। इस प्रोजेक्ट के बाद विक्टिम्स डिप्रेशन में चले गए और इतना शॉक सहने के बाद कई विक्टिम्स की लाइफ अब मेडिकेशन पर चल रही है। वहीं कुछ लोग को याद ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि अब वे एमनीशिया से ग्रसित हो गए थे, जिससे उनकी 6 महीने से 10 साल तक की मेमोरी लॉस हो गई। 20 सालों में न जाने कितने हजार लोग इस इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार बने, जिनकी लाइफ आज भी ट्रैक पर नहीं आ पाई है।